जी स्टूडेंट, आज हम सेकंड जिसे कहते हैं सेशन करेंगे हमारे पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू, जो कि हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया हुआ था डेप्रिसिएशन का। आज हम लोग जिसे कहते हैं सेकंड, इसका हम लोग लेसन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग जिसे कहते हैं आज जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, जो हम डेप्रिसिएशन बाय यूनिट प्रोडक्शन मेथड के जरिए हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास परचेज, हमारे पास जिसे कहते हैं मशीन हो रही है 8 अगस्त को। परचेज अ मशीन ऑन 8 अगस्त 2008 फॉर 8,80,000 हैविंग सैल्वेज वैल्यू 80,000। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन वाज 4 lakh units. Company uses unit production method to charge depreciation. Accounting period ends on December 31st each year. आज जो टॉपिक है वो है हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन मेथड का। इससे पहले हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े थे। ठीक है, अच्छा, यूनिट प्रोडक्शन मेथड में जो खास हमें ध्यान रखना है वो इस चीज का रखना है कि हमारे पास जो डेट है, ठीक है, पहले 2 मेथड 3 मेथड्स में मैंने इस बात पे बहुत एम्फसाइज किया था कि आप लोगों ने डेट के ऊपर बहुत नजर रखनी है। ठीक है, अब यहां पर भी हमारे पास जिसे कहते हैं जो डेट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस चीज को नोटिस कर लें कि यूनिट प्रोडक्शन मेथड में और इसके अलावा हमारे पास जिसे कहते हैं कि आवर्स मेथड भी इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स में हमारे पास जिसे कहते हैं डेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक और यहाँ पे बात है, और ये बात है कि जो यूजफुल लाइफ है मशीन की वो कितनी है, 4 लाख। अच्छा, लाइफ से क्या मतलब होता है? लाइफ से मतलब ये होता है कि कोई भी जो हमारे पास मशीन है या इक्विपमेंट है उसकी जो जिसे कहते हैं किसी ने भी एस्टिमेटेड लाइफ उसने रखी हुई है, तो वो हमेशा रखते हैं मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, जो उसको बनाते हैं वो उनको पहले ही उसकी लाइफ को कंसिडर कर लेते हैं कि ये कितने साल चलेगी। लाइक सपोज जैसे टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो वो जिसे कहते हैं अपनी टायर की जो उन्होंने क्या मटेरियल यूज करा हुआ है या उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे हुए होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई जिसे कहते हैं सैंपल्स के जरिए लेके उन्होंने उस टायर की क्वालिटी को जिसे कहते हैं मेजर किया हुआ होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि भाई ये टायर इतनी देर जिसे कहते चलेंगे, यानी इतने किलोमीटर ये टायर चल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जिसे कहते हैं जो हमारे पास सेवर्स होते हैं, बल्ब होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने लिखे होते हैं कि भाई ये इतने आवर्स जो है ना वो मस्ट है कि चलेगा। ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ एस्टिमेशन कैलकुलेशन के थ्रू काम किया हुआ होता है हमारे पास। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि जो मशीन है, मशीन कह रहे हैं कि वो तकरीबन उसकी जो लाइफ है वो कितनी लाइफ है कि वो 4 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है हमारे पास से। ठीक है, ये थोड़ी सी हमारे पास जो यूनिट प्रोडक्शन मेथड है उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड से पहले हम लोग रिक्वायर्ड देख लेते हैं। रिक्वायर्ड वही हमारे पास कि कंप्यूट द डेप्रिसिएशन क्या है। अगर आपके पास 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो तो फिर डेप्रिसिएशन उसका कितना होगा। नेक्स्ट क्या थी हमारे पास, सेकंड रिक्वायर्ड थी। सेकंड रिक्वायर्ड क्या थी कि भाई अगर 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो तो फिर जिसे कहते हैं 2009 में तो कितनी जिसे कहते हैं वो डेप्रिसिएशन जिसे कहते हैं वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास जिसे कहते हैं सॉल्यूशन है, मैंने हेडिंग लगा दी सॉल्यूशन नंबर 5, और कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूनिट प्रोडक्शन मेथड। यूनिट प्रोडक्शन मेथड के जरिए हम लोगों ने जिसे कहते हैं वो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमारे पास जिसे कहते हैं रेट पर यूनिट।
ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मतलब वही स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुशियल वैल्यू को हम लोग कहते हैं। डिवाइड किससे करना है हम लोगों ने, एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट। अब यहां पर भी यही है कि हम लोग जब स्ट्रेट लाइन करते थे तो वहां पे हम लोग लाइफ रखते थे सिर्फ। तो अब यहां पे क्या है कि उन्होंने कहा लाइफ इन यूनिट्स, यूनिट्स में उसकी कितनी लाइफ है, यानी वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी वो लाइफ है। ठीक है, सो फार्मूले के तहत हम लोगों ने रेट पर यूनिट आ गया। अब रेट पर यूनिट में क्या है जी, 8,80,000 माइनस, यानी वही कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। 8,80,000 माइनस हमारे पास 80,000। सो डिवाइड किससे कर दिया मैंने, एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स। लाइफ अगर याद हो तो हम लोगों ने लाइफ को डिस्कस करा था कि जो लाइफ है वो कितनी है, उसकी 4 लाख थी। चले जी, अब हम लोगों ने करना क्या है, वही 8,80,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 80,000। ठीक है, तो 8,80,000 में से 80,000 माइनस कर देंगे तो बाकी बच जाएंगे मेरे पास 8 लाख। 8 लाख को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 4 लाख से, यानी एस्टिमेटेड लाइफ से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 लाख से तो रेट पर यूनिट हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹2 पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा अब देखें जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा हमारे पास जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द 31 दिसंबर 2008। तो अब करा क्या कि वही जितने यानी 2008 में जो हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस हुए थे, यानी यूनिट जो बनाए थे मशीन ने, वो कितने बनाए थे, 1 लाख। अब 1 लाख को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ₹2 पर यूनिट, यानी जितना भी आया होगा यहाँ पे 4 आएगा। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट्स में भी आ सकता है, ठीक है, हमारे पास जिसे कहते हैं, और जैसे हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब हमारे पास कितना आ गया कि 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि 2008 का था वो कितना आ गया, 2 लाख आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फॉर द 31 दिसंबर 2009। सो 2009 में अब जाहिर सी बात वही चीज हमारे पास, यहाँ पहले 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे तो 2 से मल्टीप्लाई करा 2 लाख आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास कितने यूनिट्स हो रहे थे, यहाँ पर हमारे पास आ रहे थे 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे 2 के हिसाब से, तो हमारे पास कितना आ गया, 4 लाख आ गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई देखें, अगर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस होगा तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और अगर 2 लाख यूनिट्स जिसे कहते हैं डेप्रिसिएट प्रोड्यूस होंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 लाख का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो होगा वर्किंग आवर्स मेथड का। ठीक है, अब वर्किंग आवर्स मेथड सेम हम लोगों ने क्या किया कि इससे पहले जो यूनिट मेथड करा था, ठीक है, यूनिट मेथड हो या वर्किंग आवर्स मेथड हो, दोनों मेथड्स के अंदर जो है हमारे पास जिसे कहते हैं कि लाइफ नहीं डिस्कस की जाए, यानी लाइफ को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है, यहाँ आवर्स है, ठीक है, यानी उसकी जिसे कहते हैं कितनी, जिसे कहते हैं सॉरी लाइफ कह रहा हूं हम लोग, जितना उसने जब मशीन खरीदी है, डेट ऑफ परचेज। ठीक है, पहले मेथड्स में हम लोग क्या कर रहे थे कि डेट ऑफ परचेज को बहुत ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंट देते थे। ठीक है, सो अब हमारे पास जिसे कहते हैं कि जब आप यूनिट मेथड करेंगे या आवर्स मेथड करेंगे, दोनों मेथड्स के अंदर डेट ऑफ परचेज जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास से। चलिए जी, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है कि परचेज अ मशीन ऑन 23rd September 2010 for 8,80,000 having salvage value 80,000. The estimated useful life of machine was 1 लाख आवर। अच्छा, अब यहां पर भी वही जैसे हम लोगों ने लास्ट
डिस्कस किया कि देखिए अब जो मशीन है, मशीन की जो लाइफ है वो 1,00,000 घंटे है, यानी वो मशीन 1,00,000 घंटे ही चलेगी। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? ये मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे पास सिविल इंजीनियर्स होते हैं, ब्रिज वगैरह बनाते हैं, तो वो ब्रिज की लाइफ पहले ही जिसे कहते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये ब्रिज जो है वो कितने साल तक जिसे कहते हैं स्टेबल रह सकता है, और उसके बाद ये जिसे कहते हैं वो सही नहीं होगा हमारे पास से। ठीक है, तो हमने क्या करा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, 1,00,000 आवर्स इसकी जिसे कहते हैं वो लाइफ थी। कंपनी यूजेस वर्किंग आवर्स मेथड, वो वर्किंग आवर्स मेथड जिसे कहते हैं चार्ज डेप्रिसिएशन कर रहे, अकाउंटिंग पीरियड्स एंड हो रहा है वही हमारे पास जिसे कहते हैं 31 दिसंबर को। सो हमारे पास क्या था कि जो वर्किंग आवर और हमारे पास यूनिट मेथड है, इसमें हम लोगों ने जो डेट है, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं रखती। लाइफ का हमने डिस्कस कर लिया कि लाइफ जो है इसकी कितनी थी, 1,00,000 आवर्स, यानी 1,00,000 घंटे जो है ये चल सकती है। ठीक हो गई बात। सो हम लोग चलते हैं इसकी रिक्वायर्ड की तरफ। रिक्वायर्ड देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि रिक्वायर्ड ये है कि भाई कंप्यूटेशन डेप्रिसिएशन, इफ डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करना है, किस तरह कैलकुलेट करना है ये देखते हैं। उसने कहा कि 4,00,000 आवर्स जिसे कहते हैं वर्क हुआ है, यानी काम हुआ है कब, 2010 में। अच्छा, अब डेफिनेटली ये अंडरस्टूड है कि जितनी मशीन ज्यादा घंटे चलेगी डेफिनेटली वो उतनी ही डेप्रिशिएट होगी। मशीन है ना भाई, कभी उसकी 10 घंटे चल रही है, कभी 4 घंटे, तो जितना ज्यादा उसको हम लोगों ने यूज करेंगे उतना ज्यादा वो जल्दी क्या हो जाएगी, मशीन डेप्रिशिएट हो जाएगी। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि जी 6,00,000 घंटे जिसे कहते हैं वो मशीन चली है 2011 के अंदर। ठीक हो गई बात। सो ये हम लोगों ने जिसे कहते हैं वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन हमारे पास सबसे पहले क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय वर्किंग आवर मेथड। अब हम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो करना है वर्किंग आवर्स मेथड के जरिए। हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है मेरे पास, रेट पर आवर, यानी हमारे पास उसके जो डेप्रिसिएशन है वो किस आवर के हिसाब से डेप्रिशिएट होंगे। कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, और डिवाइड हम लोग कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स। अच्छा, एग्जाम्स में या हमारे पास जब भी कभी प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं तो वो एक डेटा देते हैं जिसमें हमने डिफरेंट टाइप का जिसे कहते हैं वो लाइफ्स गिवन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने जरूर नजर रखनी होगी कि वो लाइफ सिंपल लाइफ में दी हुई है, या आवर्स में लाइफ उन्होंने दी हुई है, या यूनिट्स में लाइफ दी हुई है। डेफिनेटली जब हम लोग यूनिट्स मेथड कर रहे हैं तो लाइफ इन यूनिट हम लोग रखेंगे, और जब हम लोग आवर्स की बात कर रहे हैं तो लाइफ इन आवर्स जिसे कहते हैं हम रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास रेट पर आवर में हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी। कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, 8,80,000, और सैलवेज वैल्यू या हमारे पास स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 80,000। हमने एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स जो है वो कितनी थी हमारे पास, 1,00,000, तो वो हम लोगों ने 1,00,000 से डिवाइड करेंगे। हम लोगों ने 8,80,000 में से 80,000 को माइनस किया और डिवाइड किससे कर दिया हम लोगों ने, 1,00,000 से। रेट पर आवर जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, ₹8 पर यूनिट, यानी 8 रुपए के हिसाब से जो है वो मशीन डेप्रिसिएशन होगी हर यूनिट पे, यानी जितने यूनिट बनाएगी उस हिसाब से जिसे कहते हैं वो मशीन 8 रुपए के हिसाब से जिसे कहते हैं डेप्रिशिएट हो जाएगी। हमारे पास अगर हम लोग देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2010, अब 2010 में हमारे पास जो मशीन थी वो 4,000 घंटे चली थी। अब 4,000 घंटे का मतलब हर घंटे के ऊपर जो है वो कितना डेप्रिसिएट हो रहा था, 8 रुपए के हिसाब से। तो 4,000 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 8 से, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 32,000। सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2011, 2011 में जो मशीन चली थी वो चली थी 6,000 आवर्स। तो 8 रुपए के हिसाब से हमारे पास जो मशीन डेप्रिशिएट हो गई वो कितनी डेप्रिशिएट हो जाएगी हमारे पास, 48,000 का डेप्रिशिएट उसमें
हो जाएगा। सो ये मेरे पास जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का हमारे पास एक तरीका था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि सात एंड कंपनी परचेज अ मशीन ऑन January 1st हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 with 10% discount. The credit term are 2/10 and n/45। अच्छा, अब ये 2/10 और n/45 क्या चीज है कि अगर आप 10 दिन में, ठीक है, अगर आप 10 दिन में जिसे कहते हैं पेमेंट करेंगे तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर आप 45 डेज में आप पेमेंट करोगे तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये जो फार्मूला है ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला फिक्स नहीं है कि जिसे कहते हैं वो 2/10 ही हो या n/45 ही। आप कुछ भी जिसे कहते हैं जो हमारे पास फाइनेंस मैनेजर है वो इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि 1/10 भी हम लोग कर सकते हैं, प्लस हम लोग जिसे कहते हैं कि n/45, ठीक है, वो भी हम लोग जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं। अब n/30 भी हो सकता है। तो ये जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं ये वो जिसे कहते हैं कि इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। द कंपनी पेड द अमाउंट ऑन टाइम, कंपनी ने जिसे कहते हैं जो अमाउंट थी वो टाइम पर पेमेंट कर दी। अच्छा, सपोज सम टाइम ऐसा होता है कि अगर ये लाइन ना लिखी हो, ठीक है, द कंपनी पेड द अमाउंट ऑन टाइम, तो आपने फिर भी डिस्काउंट देना है, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर कहीं पे स्टेटमेंट, कहीं पे लाइन पे ऐसा ना लिख दिया जाए कि कंपनी ने जिसे कहते हैं कि पेमेंट नहीं की टाइम पर, ठीक है, तो फिर आप नहीं करेंगे। अगर आपके पास ऐसा आता नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी है द कंपनी पेड द अमाउंट ऑन टाइम, तब भी आपने डिस्काउंट देना है, ठीक है, यानी डिस्काउंट आपने अवेल करना है। द कंपनी ऑल्सो इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस, कुछ और भी एक्सपेंडिचर हुए हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहला एक्सपेंस है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा है हमारे पास फायर इंश्योरेंस का, तीसरा है हमारे पास टेस्ट रनिंग कॉस्ट का, चौथा है हमारे पास ओवरहोलिंग चार्जेस का, और पांचवा है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का। सो हमारे पास रिक्वायर्ड देख लेते हैं। रिक्वायर्ड में कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन एंड द जर्नल एंट्री इन प्रॉपर फॉर्म। अब इसमें क्या है कि हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन नहीं इसने कहा कैलकुलेट करने के लिए, और साथ में हमें उसने क्या कह दिया है कि जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है, ठीक है जी। अच्छा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फायर इंश्योरेंस वगैरह को हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कोई मशीन खरीदी तो वो जरूरी नहीं है कि आग लगेगी, ठीक है, तो हम लोग उसे कॉस्ट में शामिल नहीं करते। कॉस्ट में हमेशा वही चीजें शामिल होती हैं जो किसी भी मशीन को वर्केबल कंडीशंस में, ठीक है, लेके आने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसी को ही हम लोग कॉस्ट ऑफ मशीन में कंसिडर करते हैं। फिर हमारे पास ओवरहोलिंग चार्जेस। अच्छा, अब ये साफ लिखा हुआ है कि भाई ओवरहोलिंग चार्जेस, ओवरहोलिंग चार्जेस का मतलब ये है कि लाइक उसकी कोई मशीन की सफाई की है, ट्यूनिंग की है, ठीक है ना, वो कब की है देखिए लिखा हुआ भी है, आफ्टर 4 मंथ्स, तो 4 महीने के बाद थोड़ी हम उसकी कॉस्ट ऐड करेंगे, ये तो हमारे पास तो दूसरे एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे कि ना तो फायर इंश्योरेंस और ना ही हमारे पास ओवरऑलिंग चार्जेस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है, नेक्स्ट क्या है कि लिस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी जी? 50,000 की, ठीक है। अच्छा, फिर हम उसने हमें ये कहा था कि भाई ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट कितना था हमारे पास? 50,000 का, ठीक है। सो ट्रेड डिस्काउंट आ गया 50,000 का, 10% हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट हम लोगों ने निकालना है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो कितना आ गया मेरे पास? 5,000, ठीक है जी। सो 50,000 का 10% निकाला तो कितना आ गया मेरे पास? हमारे पास 5,000 आ गया। माइनस करा 50,000 को 5,000 से तो कितना आ गया? 45,000।
लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, ये वही कैश डिस्काउंट के कंपनी ने 10 दिन के अंदर अंदर क्या कर दी थी, उसे पेमेंट कर दी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने वो भी जिसे कहते हैं 2%। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट नहीं करे, ठीक है, इससे लिस्ट प्राइस पे नहीं करना, जो हमारे पास इनवॉइस प्राइस आएगी उसी पे। सो 45,000 का हम लोगों ने 2% निकाला तो कितना आ गया, 900। सो 45,000 को डिवाइड कर 45,000 माइनस करा 900 से, तो मेरे पास जो नेट कैश प्राइस आ गई वो कितनी आ गई 44,100। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमने जब मशीन खरीदी थी तो कुछ हमारे पास दूसरे भी एक्सपेंस आए हुए थे। ठीक है, तो वो भी डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन का हमारे पास खर्चा हो गया था, मशीन को डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। फिर इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट हो जाता है, ये भी हमारे पास रास्ते के ही जिसे कहते हैं सफर होता है। फिर है टेस्ट रनिंग कॉस्ट, टेस्ट रनिंग कॉस्ट से क्या है हमारे पास कि उसको रन करने के लिए जो टेस्टिंग की जाती है उसकी फीस। सो टोटल हमारे पास जिसे कहते हैं कि जो खर्चा आ गया वो कितना आ गया 5,900। नेट कैश प्राइस कितनी थी हमारे पास 44,100 की थी और 5,900 ये हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 50,000 रुपए की। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं एंट्रीज की तरफ। एंट्रीज कैसे बनती हैं ये समझ लें। सबसे पहले हम लोगों ने मशीन जिसे कहते हैं मशीन खरीदी थी और मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, जो अमाउंट लिखी हुई है ये नोटिस कर लें कि ये वो अमाउंट लिखनी है आपने जो अदर एक्सपेंसेस से पहले है। ठीक है, जो नेट कैश प्राइस वाली है ना अमाउंट, उससे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को पास करेंगे। सो मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट ये हम लोग जिसे कहते हैं इससे एंट्री पास करें। टू रिकॉर्ड परचेस ऑफ मशीन, यानी हम लोगों ने जो मशीन परचेस करी थी। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट क्या है, अच्छा नेक्स्ट आप देखेंगे तो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट ये भी वही है, लेकिन ये क्या हमारे पास, ये वो है जो मशीन के ऊपर खर्चे हुए थे। ठीक है, जो अदर एक्सपेंसेस हम लोगों ने याद नोट करेंगे, हम लोगों ने करे थे 5,900 हुए। सो हम लोगों ने क्या करा, पेड अदर कॉस्ट ऑफ मशीन, जो हमारे पास मशीन के ऊपर अदर कॉस्ट आई थी ना, उस अदर कॉस्ट को हम लोगों ने अलग से इसकी एंट्री पास करेंगे और वो कितनी थी 5,900 की। दोनों एंट्रियां यही हैं, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन क्या है कि ये परचेस ऑफ मशीन की है और ये क्या है पेड अदर कॉस्ट, जो दूसरी कॉस्ट थी हमारे पास। ठीक है, वो हमारे पास जिसे कहते हैं मैंने वो लिख दी है। ठीक हो गई बात। सो अच्छा, अब इसके अलावा अगर कोई और भी हमारे पास एक्सपेंस था, ठीक है, वो दूसरा एक्सपेंस क्या रह गया था, अगर आपको याद हो तो फायर इंश्योरेंस और ओवरहोलिंग था, तो उसकी भी आप क्या करेंगे, एंट्री जिसे कहते हैं पास कर देंगे। ठीक है, फायर इंश्योरेंस डेबिट करेंगे और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सेम प्रोसीजर इसी तरीके से हमारे पास ओवरहोलिंग चार्जेस का था। ओवरहोलिंग चार्जेस हमारे पास 7,000 रुपए थे, तो पेड ओवरहोलिंग चार्जेस, सो ओवरहोलिंग चार्जेस डेबिट और कैश क्रेडिट ये हम लोगों ने जिसे कहते हैं एंट्रीज पास कर दी। ठीक है, होप सो स्टूडेंट के आपको जिसे कहते हैं ये सेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए अल्लाह हाफिज।